जय श्री राम बच्चों। जय श्री राम। क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 3 मोशन इन अ प्लेन। लास्ट क्लास में मैंने तुम लोगों को पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में समझा दिया था। मैंने तुम्हें डेरिवेशन भी करवा दी थी। अरे याद है कि भूल गए? अगर हमें दो वेक्टर दिए हुए हैं, किसी एक पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, तो उसका रिजल्टेंट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या था? जल्दी बोलो। R का फॉर्मूला क्या था? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अरे याद है कि भूल गए? और इसमें याद रखना ए वेक्टर हमारे लिए ये वाला हुआ करता था और ये वाला था बी वेक्टर, और इनके बीच का एंगल है थीटा। ठीक है। इसके अलावा इसमें कुछ केस भी थे बच्चों। केस 1 में थीटा कितना हो गया था? 0 डिग्री। तब R की वैल्यू सीधा क्या हो जाएगी? केस 2 जिसमें थीटा हो गया था 90 डिग्री, तो R की वैल्यू क्या हो गई थी बच्चों? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और केस नंबर 3 जब थीटा हो गया था 180 डिग्री, तो R की वैल्यू आ गई थी a माइनस बी। याद है कि भूल गए? इसी के साथ डायरेक्शन फाइंड करने का एक अलग से फॉर्मूला होता है, tan फाई कह लो, बीटा कह लो, कुछ भी कह लो। इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? b sin थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। याद है या भूल चुके हो? याद है? आज इसी टॉपिक से रिलेटेड हम लोगों को न्यूमेरिकल्स करने हैं। ठीक है भाई, करें शुरू। बोलो भाई, क्वेश्चन नंबर 1। ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram And AC vector and BD vector are and its AC vector and BD vector are its diagonal. are its diagonal. Prove that AC vector plus BD vector AC vector plus BD vector is equals to 2BC vector is equal to 2BC vector and and AC vector minus BD vector is equals to 2AB vector. is equal to 2AB vector। तो इसका फिगर दिया होगा, पक्का इसका फिगर दिया होगा। देखो बच्चों, ABCD एक पैरेललोग्राम है। अगर हम एक पैरेललोग्राम बनाए तो जरा चेक करो, ऐसा बन जाएगा। सही है? A B C D। तो इसमें AB वेक्टर की डायरेक्शन क्या दी हुई है बच्चों? AB वेक्टर की डायरेक्शन ये दी हुई है, BC वेक्टर ऐसे है, CD ये रहा और AD ऐसे। ऐसा ही है, चेक कर लो। ABCD ऐसे ही है। ठीक है। अब इसमें इसने बोला है कि इसमें AC और BD दो डायगोनल है बच्चों। AC डायगोनल ये रहा और BD वाला डायगोनल ये रहा। इसकी डायरेक्शन ऐसे है। डायरेक्शंस पहले चेक कर लो, ऐसे ही है। क्लियर हो गया? चलें आगे। बच्चों जरा चेक करो, फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा हुआ है? AC प्लस BD इक्वल टू 2BC होना चाहिए। तो पहले मुझे ये बताओ, AC वेक्टर कहीं नजर आ रहा है? ये रहा AC वेक्टर। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग AC वेक्टर की वैल्यू क्या हुई? AB प्लस, याद है कि भूल गए? तो AC की वैल्यू हो गई AB प्लस BC। और बच्चों यहाँ पे BD की जरूरत पड़ने वाली है। BD वेक्टर की वैल्यू बता दो। ये रहा BD वेक्टर। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू हुई BC प्लस CD। सही है गलत है? तो यहाँ पर आ जाएगा BC प्लस CD। अब इसने बोला ये है कि AC और BD का सम चाहिए। तो बच्चों इक्वेशन 1 इसको मान लो, इक्वेशन 2 इसको मान लो, और यहाँ लिख दो ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो AC प्लस BD मतलब ये LHS वाला पार्ट ऐड हो गया, और ये पूरा ऐड कर दो। ये हो जाएगा AB प्लस BC प्लस BC प्लस CD प्लस BC प्लस CD। यहां तक कोई दिक्कत? बच्चों यह साफ दिख रहा है कि BC और BC को ऐड करके क्या आ जाएगा? 2BC। और यही हमको लाना था। लेकिन इसके अलावा AB और CD भी आ गया।
तो बच्चों ये रहा ए बी और ये रहा माइनस ए बी। ये समझ में आया मैंने क्या किया? बच्चों ठीक से देखो, BC और BC को ऐड करके क्या आ गया? AB ये रहा, और CD को मैंने माइनस AB क्यों लिखा? आप चेक कर लो, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड की लेंथ इक्वल होती है। अगर AB की डायरेक्शन इधर है और CD की इधर है, तो CD AB का नेगेटिव हुआ कि नहीं? हाँ या ना? मैग्नीट्यूड सेम है ना, पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड की लेंथ सेम होती है, डायरेक्शन ऑपोजिट था, तो CD की जगह माइनस AB लिख दिया, कोई दिक्कत? बच्चों प्लस AB से माइनस AB क्या आ गया? यही हमको लाना था, हो गया। समझ में आ गया? चलो भाई सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में उसने बोला है AC माइनस BD करने पर 2AB आना चाहिए। बच्चों AC इस बार आप क्या करो, सब्ट्रैक्ट, देखो AC में से BD माइनस करना है ना, तो AC की वैल्यू ये थी, BD की वैल्यू ये थी, तो सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दो। करना जरा, लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा? AC माइनस BD, और RHS में AC की वैल्यू पुट करो, AB प्लस BC माइनस BC और माइनस CD। ये समझ में आया कि नहीं? क्योंकि ब्रैकेट लगा के माइनस करोगे, ये दोनों वैल्यूज को, दो ब्रैकेट खोलोगे, दोनों माइनस हो जाएंगे। BC से BC कट गया। अब देखो ये हो गया AB और माइनस क्या बच्चों, CD की जगह नेगेटिव ऑफ AB लिख सकते हैं, अभी बताया था ना मैंने, CD इज द नेगेटिव ऑफ AB, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? तो AB प्लस AB कितना हो गया? ये हो गया 2AB। कोई दिक्कत हुई? यही हमको लाना था, हो गया प्रूफ। समझ में आ गया? चले अगले क्वेश्चन पे, इसका स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में नोट डाउन कर लेना, ठीक है? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोलो। A body is simultaneously A body is simultaneously is simultaneously given two velocities, given two velocities 130 meter per second, 130 meter per second due east and other due east, 30 meter per second due east and other 40 meter per second other 40 meter per second due north. due north. Find the resultant velocity. Find the resultant velocity. बच्चों क्वेश्चन समझ में आया या नहीं, पहले ये बताओ। आप हर क्वेश्चन को ये इमेजिन करो कि एग्जाम में आ रहा है ये, या इमेजिन कर लो आप एग्जाम में ही बैठे हुए हो, आपके पास कोई और सोर्स नहीं है। अब सोचो इसका आंसर क्या आएगा। जब इतना सीरियस होकर सुनोगे ना, तभी दिमाग में इसका आंसर भी क्लिक करेगा, और जो समझाऊंगा तभी समझ में आएगा। हल्के में लोगे अगर, तो ना तो ये समझ में आएगा ना एग्जाम में क्वेश्चन को टैकल कर पाओगे। इसने बोला साइमल्टेनियसली, एक साथ एक ऑब्जेक्ट को दो वेलोसिटी दी गई। मान लो ये रहा ऑब्जेक्ट, इसको दो वेलोसिटी दी गई, 30 मीटर पर सेकंड ईस्ट में, यानी इधर की तरफ दिया गया 30 मीटर पर सेकंड, एंड अदर 40 मीटर पर सेकंड ड्यू नॉर्थ, और नॉर्थ में 40 मीटर पर सेकंड। पूछा ये गया है फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी। बच्चों ना तो ये इधर जाएगा ना ही इधर जाएगा, बीच में कहीं जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? आप ऐसे समझो कि जमीन पर कोई पत्थर रखा हुआ है और उसे दो रस्सियां बंधी हुई हैं। एक रस्सी आप इधर खींच रहे हो, एक रस्सी से आप इधर खींच रहे हो, तो पत्थर ऐसे दोनों तरफ खींचोगे तो कहां जाएगा? वो सीधा ऊपर आ जाएगा। कभी करा है ऐसा? मेरी बात समझ पा रहे हो या नहीं? आज घर जाके करना, कोई हल्का सा ऑब्जेक्ट लेना, उस पर दो रस्सियां बांध के ऐसे खींचना, एक इधर एक इधर, तो ना ही वो ऑब्जेक्ट इधर जाएगा ना ही इधर जाएगा, वो सीधा ऊपर आ जाएगा। उसकी प्रॉपर्टी ज्यादा है ना, 40 मीटर। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? तो ऑब्जेक्ट एक्चुअली किस पाथ पर चल कर गया? लेफ्ट वाले साइड में या राइट वाले साइड में? किसी पर भी नहीं, बल्कि बीच में आया। मेरी बात समझ पा रहे हो? अब आप यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट लगाओ। यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर दो वेलोसिटी लग रही है, 30 भी और 40 भी।
तो क्या ये इस वाले पाथ पे चला जाएगा ऑब्जेक्ट? नहीं। इस पर जाएगा? नहीं, बल्कि बीच में कहीं जाएगा। अब मैं ये भी नहीं बोल रहा कि एग्जैक्टली बीच में ही जाएगा, क्योंकि ये वाला वेलोसिटी का कंपोनेंट बड़ा है। ये बात समझ में आ गई? तो इसका जो रिजल्टेंट होगा ये इसने हमसे पूछा है कि कितना होगा, और साथ में इसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी मुझे, यानी कि फाई। भाई रिजल्टेंट बताओगे तो पूरा बताना पड़ेगा ना। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बोलो। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या? कुछ नहीं। अरे इन दोनों के बीच में 90 डिग्री बन गया ना, तो थीटा यहाँ पे कितना हुआ? आप लोग समझेंगे। देखो इसमें जो ए वेक्टर है ना, हम इसको मान रहे हैं 30 मीटर पर सेकेंड, और बी वेक्टर हम किसको मान रहे हैं बच्चों? ये हमारा बी वेक्टर हो गया। और थीटा क्या होता है? थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, जो कि यहाँ पे कितना बन रहा है बच्चों? तो ये उन तीन केस में से कौन सा वाला केस बन रहा है? इसमें थीटा 90 होता है। और जब थीटा 90 होता है तो आप पूरा फॉर्मूला लगाते हो या खाली इतना ही लगाते हो? तो फिर दिमाग का इस्तेमाल करो, पूरा फॉर्मूला क्यों लगा रहे हो? तो आर की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, जल्दी बोलो। 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर। 30 का स्क्वायर बोलो, 40 का, दोनों को ऐड करके कितना आ गया? और उसका अंडर रूट करोगे तो कितना आएगा? 50 मीटर पर सेकेंड। यानी वो ऑब्जेक्ट 50 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से इस पाथ पर चला जाएगा। अभी हमने सिर्फ रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बताया, डायरेक्शन हमने नहीं बताई। तो बच्चों डायरेक्शन में आप थीटा फाई फाइंड करोगे, तो फाई का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? tan इनवर्स b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। वैसे ये पूरा फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि जब थीटा 90 हो जाता है तो उस केस में फाई का फॉर्मूला क्या होता है? tan इनवर्स b बाई a। ये भी मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में समझाया था। आप चाहो तो यहाँ पे थीटा 90 पुट करके देख लो। sin 90 1 होता है, b इंटू 1 b रह जाएगा, और cos 90 कितना होता है? 0। ये टर्म खत्म हो जाएगा, a बचेगा नीचे। तो बस इसमें इसकी वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? tan इनवर्स b बाई a। b कितना है? 40/30, यानी tan इनवर्स 4/3। इसके आगे आपको एग्जाम में कुछ भी नहीं करना है। इसके आगे आप कुछ कर भी नहीं सकते बिना कैलकुलेटर के। कैलकुलेटर आपको मिलेगा नहीं, तो आपको यहाँ पर बस इतना ही छोड़कर आना है। वैसे मैं तुम्हें बता देता हूँ, इसकी वैल्यू जो है 1.33 हो जाएगी। चेक करना कितना आ रहा है। यही आ रहा है? कितना आ रहा है? 1.33। नहीं, हाँ ये तो 4/3 की वैल्यू है ना। एंगल कितना आ रहा है? ये जो 4/3 है ना, इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 1.33। ये तो खुद भी डिवाइड कर लोगे, लेकिन tan इनवर्स 1.33 का एंगल कितना हो जाएगा? 53 डिग्री 8 मिनट, जो कि हम कैलकुलेशन से फाइंड नहीं कर सकते। तो तुम्हें आंसर यहीं पे छोड़कर आ जाना है। समझ में आ गया? तो फाइनल आंसर जो है उसको वर्ड्स में कैसे लिखोगे? फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो तुम लिखोगे the resultant velocity of the body is 50 meter per second, making an angle of tan inverse 4/3 with a vector। तुम्हें फाइनल आंसर ऐसे लिखना होगा, ये बात दिमाग में फिट कर लो। ऐसा मत सोचना कि ये बस हो गया, यहाँ पर ये आंसर आ गया और छोड़ के चल दिया अगले क्वेश्चन पे। उसने ये पूछा है कि रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी, वो आपको बताना पड़ेगा वर्ड्स में, और फिर डायरेक्शन भी तो बताओगे। तो मैंने क्या बताया कि वो इस वाले वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है? इतना, यानी tan इनवर्स 4/3, और उस डायरेक्शन में जा रहा है इतनी वेलोसिटी के साथ। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? चले अगले क्वेश्चन पे।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, बोलिए। A particle has a displacement of 12 meter. A particle has a displacement of 12 meter towards 12 meter towards east and 5 meter towards north. and 5 meter towards North. north And then 6 meter vertically upward. and then 6 meter 6 meter 6 meter vertically upward. upward. Find the magnitude of the sum Find the magnitude of the sum of the sum of this displacement. of this displacement. बच्चों क्वेश्चन समझ में आया? डिस्प्लेसमेंट भी तो एक वेक्टर ही होता है। तो अगर मैं इसका फिगर क्वेश्चन को रीड करके बनाऊं तो उसने ये बोला है 12 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, यानी पार्टिकल 12 मीटर किधर गया है? ईस्ट में। यहां पहुंच गया, ये O है, ये A है। फिर बच्चों उसने बोला 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, यहां से 5 मीटर कहां गया? ऊपर नॉर्थ की तरफ। और यहां पर मान लो ये पॉइंट B है, तो उसने बोला वहां पहुंचने के बाद देन 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड, यहां से 6 मीटर ऊपर हवा में आ गया, यानी ऐसे। तो ये हवा वाला पॉइंट मैं कैसे बनाऊं? मेरी बात समझ में आई है नहीं है भाई? पहले ये बताओ, समझ में आ रहा है? 12 मीटर ईस्ट में गया, 5 मीटर नॉर्थ में गया, वहां से वर्टिकली ऊपर आ गया 6 मीटर। तो अब ये ऊपर वाला कैसे बनाऊं? थोड़ा मुश्किल हो गया ना काम, तो इससे 3D पिक्चर बनाते हैं। 3D पिक्चर बनाते हैं। ये अपना Z एक्सिस है, अपना Y एक्सिस है और ये X एक्सिस है। तो मान लो ईस्ट में अगर ऑब्जेक्ट गया है तो ईस्ट में कितना गया है? या फिर यहां से स्टार्ट करते हैं ना। यहां पे मान लो ओरिजिन है, ये अपना ओरिजिन है, तो 12 मीटर गया है ईस्ट में, ठीक है। या फिर एक काम करो, अभी ना एक्सिस मत बनाओ, इसको वैसे ही ड्रॉ कर लो, समझ गए ना? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो पहले हम ये मान लेते हैं ऑब्जेक्ट 12 मीटर ईस्ट में गया, फिर नॉर्थ में गया 5 मीटर, और यहां से सीधा ऊपर उठ गया 6 मीटर। ये समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया? तो 12 मीटर ईस्ट, 5 मीटर नॉर्थ, ऐसे करके, और 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड। अब जरा चेक करो फाइनल जो रिजल्टेंट होगा वो कैसे फाइंड करोगे? बच्चों फाइनल रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए हम लोगों को जो वेक्टर एडिशन आता है वो बस इतना आता है कि हम 2 वेक्टर को एक बार में ऐड कर सकते हैं। हम लोग एक बार में सिर्फ 2 वेक्टर को ऐड कर सकते हैं। यहाँ कितने? 3, 1 2 3। पहले क्यों ना इन दोनों को ऐड कर दें। मान लो ये A वेक्टर मान लो, इसको B वेक्टर मान लो, और इसको C वेक्टर मान लो। तो पहले A और B को ऐड कर दो बच्चों इस पॉइंट तक, इसको मान लेते हैं P वेक्टर। कोई दिक्कत? अब याद रखना इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री है, क्योंकि ईस्ट और नॉर्थ में 90 डिग्री बनेगा। बस ये हमने ऐसे वाले प्लेन पे बना दिया है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? पिक्चर समझ में आ रही है बच्चों? तो जरा चेक करो P वेक्टर फाइंड करने के लिए करोगे क्या? सीधा पाइथागोरस लगा सकते हैं। सोच के देखो, यहाँ सीधा पाइथागोरस लग जाएगी 90 डिग्री है तो। हाँ, और अगर आपको पूरा कंप्लीट फॉर्मूला लगाना है तब भी आप मुश्किल से यही लगा पाओगे, क्योंकि थीटा 90 हो गया ना, A और B के बीच में थीटा कितना हो गया? 90। तो फिर ये आ गया हमारे पास P वेक्टर कितना? √12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। बच्चों 12 स्क्वायर कितना होता है? 5 का कितना होता है? दोनों को जोड़ के कितना आ गया? 169। और उसका √ कितना होता है? 13। यानी P आ गया हमारे पास 13 मीटर। क्लियर हो गया? अब A और B का सम इस P के अंदर इंक्लूड हो चुका है। अब A और B को नहीं देखना। अब आप P वेक्टर में क्या ऐड करने जा रहे हो? C।
तो P और C का सम बच्चों ये होगा या नहीं होगा, जिसको मैं R नाम दे रहा हूं, हाँ या ना? समझ में आ गया? तो अब जो R है वो है P और C का सम, और याद रखना ये P और C के बीच में भी 90 डिग्री बन रहा है। समझ में आ गया? क्योंकि वो वर्टिकली जमीन से सीधा ऊपर उठ गया ना, मतलब P वेक्टर तो इस प्लेन पर है और C वेक्टर सीधा ऊपर है, तो ये वाला वेक्टर और ये जमीन से सीधा जो ऊपर है यहाँ 90 हो गया, तो अगेन फॉर्मूला वही लगेगा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बच्चों P की वैल्यू बोलो, C की वैल्यू 13 का स्क्वायर कितना हो गया, और 6 का, दोनों को जोड़ कर क्या आया, 205। बच्चों 205 का अंडर रूट कैसे निकालोगे? देखो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूं जिससे आप लोग काफी हद तक अप्रोक्सीमेटली आंसर निकाल लोगे। 205 किन दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में आ रहा है? देखो 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, 15 का कितना होता है 225, दोनों में कितने का डिफरेंस है बच्चों? दोनों में करीब करीब 30 का डिफरेंस है, चेक कर लो अप्रोक्सीमेटली। बच्चों 30 का हाफ कितना होता है 15, तो अगर मैं इसमें 196 में 15 ऐड कर दूं कितना हो जाएगा? या आप ऐसा करो ना, या आप एक काम करो 205 लिख दो यहाँ पे। अब आप चेक करो 205 किसके ज्यादा क्लोज है, 225 के या 196 के? हाँ या ना? तो इससे क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है तो मैं अंदाजे से यहाँ पे 14 और 15 के बीच में 14.2 अगर कर दूं कोई दिक्कत? तो क्यों ना मैं अपना आंसर 14.2 मीटर पर सेकंड कर दूं, या सॉरी मीटर कर दूं। इसका फाइनल आंसर वैसे क्या है 14.3, हाँ तो 14.3832, तो इसको 29 ऐसे करके कर सकते हो, और प्रॉपर सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ये तो मैंने तुम्हें एक तरीका बताया है, इससे काफी हद तक आंसर आ जाता है अप्रोक्सीमेट रेंज में। क्लियर हो गया? तो इसका जो फाइनल रिजल्टेंट सम है वो ये है। तो आप फाइनल आंसर क्या लिखोगे? फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ all these displacements is 14.2 मीटर। क्लियर हो गया बच्चों? 14.3 सॉरी 14.3 मीटर। क्लियर हो गया? मतलब लास्ट में ना स्टेटमेंट डाल के हमेशा आंसर लिखना है, ये बात याद रखना। चले अगले क्वेश्चन पे। बोलो भाई, क्वेश्चन नंबर 4। Two forces of 5 Newton and 7 Newton Two forces of 5 Newton and 7 Newton acts on a particle acts on a particle with an angle of 60 degree with an angle of 60 degree between them. Find the resultant force. Find the resultant force। देखो बच्चों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, लेकिन इसमें तुम लोगों को करना क्या है, ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं मैग्नीट्यूड फाइंड करके छोड़ देते हैं। आपको डायरेक्शन भी बतानी है, क्योंकि रिजल्टेंट एक कंप्लीट वेक्टर है, और अगर वो कंप्लीट वेक्टर है तो उसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होना चाहिए कि नहीं? तो जल्दी बताओ। ए वेक्टर मान लेते हैं 5 न्यूटन को, बी वेक्टर मान लेते हैं 7 न्यूटन को, और थीटा हो गया 60, क्योंकि इनके बीच का एंगल कितना है 60। तो अब रिजल्टेंट का फॉर्मूला बता दो जल्दी से। अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू कॉस 60 डिग्री। सही है गलत? तो R विल बी इक्वल टू अंडर रूट 25 प्लस 49 प्लस 5 2 is 10, 10 7 is 70। बच्चों cos 60 कितना होता है 1/2? cos 60 कितना होता है 1/2। इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो 35 ही तो बचेगा। नहीं समझे? समझ गए ना? इन तीनों को ऐड करके बताओ कितना आ गया 109। पक्का? अब बच्चों देखो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। देखो 109 जो है
वो 100 और 1 to 1 के बीच में आ रहा है, क्योंकि ये 10 का परफेक्ट स्क्वायर है, ये 11 का परफेक्ट स्क्वायर है, हाँ या ना। अब आप खुद चेक करो इन दोनों के बीच में कितने का गैप है, ऑलमोस्ट 20 का है, तो 20 का हाफ कितना हुआ, तो एग्जैक्टली बीच में ही तो आ रहा है। इसमें 100 में 10 ऐड करोगे तो यही आएगा अप्रोक्सीमेटली, तो इसका मतलब इसका आंसर 10.5 से थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, 10.4। चेक करो क्या आ रहा है, 10.4 आ गया ना, तो आप 10.44 छोड़ दो न्यूटन, तो अप्रोक्सीमेटली भी निकाल सकते हो, वरना लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाओगे बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। अच्छा, क्या ये हमारा फाइनल आंसर आ गया? आ तो गया, सही तो है, लेकिन हमें इसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। बच्चों डायरेक्शन के लिए डायरेक्शन फाई का फॉर्मूला लगा दो, tan इनवर्स b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। समझ में आ गया ना, ये पूरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स b कितना है 7 इंटू साइन 60 अपॉन a यानी कि 5 7 cos 60। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स 7 इंटू √3/2 और डिनोमिनेटर में क्या आ गया 5 प्लस 7/2, 5 प्लस एलसीएम ले लोगे तुम्हारे पास आ जाएगा tan इनवर्स, यहाँ पे आ जाएगा 7 √3/2 मल्टीप्लाई बाय इन दोनों का एलसीएम 2 होगा ना, वो घूम के ऊपर चला जाएगा और 17 आ जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा। सही है गलत है? तो फाई इज इक्वल टू आ गया हमारे पास tan इनवर्स 7 √3/17 और आपको इसके आगे कुछ नहीं करना, समझ गए? इसके आगे आपको सॉल्व नहीं करना है। हाँ, स्टेटमेंट जरूर लिखना है। इसने क्या पूछा था, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट force is 10.44 Newton which acts in the direction with making an angle tan inverse 7 √3/17 विद किसके साथ एंगल बना रही है, ए के साथ, विद 5 न्यूटन फोर्स। चेक कर लो सही है गलत है। भैया इसमें tan इनवर्स में जैसे वैल्यू डिग्री लगेगी, रेडियन है। जब हम सॉल्व ही नहीं कर रहे, वैसे तो डिग्री आएगा, पर हम इसको यहीं पे छोड़ दे रहे हैं ना, तो रेडियन और उसका कोई चक्कर ही नहीं है। नहीं, इसमें नहीं पुट करनी। ठीक है, समझ में आ गया? तो 5 न्यूटन वाला जो फोर्स है उसके साथ ये एंगल बन रहा है। ये कैसे पता चला? ये ऐसे पता चला कि भाई देखो, जो ए और बी वेक्टर होते हैं ना बच्चों, अपने दिमाग में ये बात फिट रखना, ए और बी के बीच का एंगल थीटा होता है। तो हमने जो रिजल्टेंट होता है वो हमेशा ए के साथ एंगल फाई बनाता है, हाँ या ना? और ए हमने किसको माना था, 5 न्यूटन वाले को। सही है गलत है? तो ए 5 को माना था ना, तो इसके साथ ये एंगल बना रहा है फाई, क्योंकि ये फॉर्मूला जो है ना tan फाई का, ये वाला फाई का फॉर्मूला, ये एंगल किसके साथ बनाता है, इस वाले के साथ, ए वेक्टर के साथ। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? चले अगले क्वेश्चन पे। बोलो अगला क्वेश्चन। Two vectors both equal in magnitude. Two vectors both Equal in magnitude. equal in magnitude Have their resultant have their resultant equal in magnitude of equal in magnitude the other. of the either. Find the angle between the two vectors. Find the angle between two vectors. बच्चों ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं।
ये हमसे थीटा मांग रहा है और इसने हमें कुछ भी मैथमेटिकल डाटा नहीं दिया। अरे 5 न्यूटन 7 न्यूटन कुछ तो दोगे ना भैया। क्वेश्चन में कोई भी वैल्यू दिख रही है नहीं, और पूछा गया है थीटा, मतलब दो वेक्टर्स के बीच में एंगल बता दो। तो उसमें डरने घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्वेश्चन में इतना तो देता है कि आपका आंसर आ जाएगा। बच्चों क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो। टू वेक्टर्स, दो वेक्टर हैं, बोथ इक्वल इन मैग्नीट्यूड। इसका मतलब ये हुआ जो ए वेक्टर है और जो बी वेक्टर है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। और याद रखना ये जो r का फॉर्मूला है ना, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, उसमें a स्क्वायर b स्क्वायर आप मैग्नीट्यूड ही पुट कर रहे हो। समझ में आ रहा है? तो a जो दो वेक्टर हैं उन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। और उसने ये भी बोला हैव देयर रिजल्टेंट इक्वल इन मैग्नीट्यूड। इन दोनों का रिजल्टेंट अगर मैं मान लूं r है तो उसका मैग्नीट्यूड भी इन दोनों के इक्वल ही है। तो समझे? दो वेक्टर हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं बोला सेम, मैग्नीट्यूड सेम, और उन दोनों से जो मिला के रिजल्टेंट आएगा उसका मैग्नीट्यूड भी उतना ही है। तो तीनों का मैग्नीट्यूड क्या हो गया? इक्वल। इन मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर। आपको थीटा फाइंड करना है। बच्चों r का फॉर्मूला लगा ही दो। r इज इक्वल टू अंडर रूट क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। सही है गलत? सही है। हालांकि हम ये जानते हैं कि यहाँ पर a b और r तीनों सेम है, तो क्यों ना तीनों की जगह r पुट कर दूं। r इज इक्वल टू अंडर रूट r स्क्वायर प्लस 2r cos थीटा। सही है गलत है? बच्चों ये जो अंडर रूट है, एक सेकंड काम करो ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो यहाँ पे r स्क्वायर आ जाएगा, इधर क्या बचेगा? r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर 2r स्क्वायर, r इंटू r 2r स्क्वायर cos थीटा। अब बच्चों ये हो गया r स्क्वायर, इन दोनों में कॉमन क्या है? 2r स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या बचा? 1 प्लस cos थीटा। बच्चों r स्क्वायर से r स्क्वायर कट जाएगा या डिनोमिनेटर में लाके काटो? समझ गए ना? तो यहाँ पे क्या बचा? 1 और यहाँ पे बचा 2, 1 प्लस cos थीटा। 2 इसके अपॉन में आ जाएगा, 1/2 इज इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा। 1 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, 1/2 माइनस 1 इज इक्वल टू cos थीटा। तो cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया? -हाफ। भाई आधे में से एक घटाओगे तो माइनस का हाफ बचेगा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो -1/2 है वो cos 120 डिग्री की वैल्यू होती है। किसकी? cos 120 की। मैंने तुम लोगों को एंगल्स के बारे में मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ाया था, याद है? तो cos 120 की वैल्यू कितनी हो गई? -1/2। तो यहाँ से थीटा कितना आ गया कंपेयर करके? तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज इक्वल टू 120 डिग्री। खत्म। समझ में आ गया? चले अगले क्वेश्चन पे। तो बस यहाँ पर आपको करना क्या था कि तीनों की वैल्यू सेम ले लेनी थी और इस फॉर्मूले में पुट कर देना है। सॉल्व करते ही आंसर आ जाएगा। समझ गए? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बोलिए। टू फोर्सेस whose magnitude are in the ratio of 3:5 give a resultant of 35 3:5 के बाद क्या है? give a resultant of gives a resultant of 35 Newton if the angle of inclination if the angle of inclination be 60 degree. be 60 degree. Calculate the magnitude of each force. Calculate the Magnitude of each force. magnitude of each force. बच्चों क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं?
इसने बोला है कि दो फोर्स हैं और उन दोनों फोर्स की वैल्यू हमको नहीं दी हुई, बल्कि मुझे उन दोनों फोर्स का रेशियो दिया हुआ है। तो रेशियो से डरना क्या है, बचपन से आप लोग क्वेश्चन करते आ रहे हो, दो बच्चों की एज का रेशियो जो भी दिया रहता है हम लोग दोनों में एक्स एक्स मल्टीप्लाई कर देते हैं कि नहीं, तो यहाँ भी वही कर देंगे। तो बच्चों ए वेक्टर कितना हो गया, बी वेक्टर कितना हो गया, 5x क्या, क्योंकि फोर्स है, उसने बोला था ना टू फोर्सेस, और इसका जो बच्चों रिजल्टेंट है वो कितना हो गया 35 न्यूटन, और ये इन तीनों का मैग्नीट्यूड है, पता है ना, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड डायरेक्शन थोड़ी ना, ये तो हमको मैग्नीट्यूड बता रखा है। और इसने ये भी बताया if the angle of inclination be 60 डिग्री, थीटा भी दे रखा है, बहुत बढ़िया। Gives the resultant of 35 Newton if the angle of inclination be 60 degree, calculate the magnitude of each force। मतलब आपको ए की फाइनल वैल्यू और बी की फाइनल वैल्यू बतानी है, कोई दिक्कत बच्चों? कौन सा फॉर्मूला लगेगा, जल्दी बोलो। वही जो हमारे पास है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। बच्चों आर की वैल्यू क्या हो गई, इधर क्या आ जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर यानी 3x का होल स्क्वायर प्लस 5x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 5x इंटू cos 60 डिग्री। कोई दिक्कत? तो बच्चों इसके बाद एक काम करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ये कितना हो जाएगा 35 का स्क्वायर 1225। मैंने तुम लोगों को ट्रिक सिखाई थी ना, किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर करना है, अगर उसके लास्ट में 5 है तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बचा 3 का मल्टीप्लाई उसके नेक्स्ट नंबर से कर दो, समझ गए? तो ये आ गया, ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये कितना हो जाएगा 25x स्क्वायर प्लस बच्चों 5 3 15x, देखो 2 इंटू 15x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय cos 60 कितना होता है, तो 1/2, इससे ये ठिकाने लग जाएगा। अब बताओ कितना आ गया, 1225 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर प्लस 15x स्क्वायर। तीनों को जोड़ के बताओ क्या आ रहा है, कितना 49x स्क्वायर 49x स्क्वायर। तब तो हमने बेकार में इसको अंडर रूट किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया। अब अंडर रूट कर दो इसका दोनों तरफ, या 49 से डिवाइड कर दो, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1225 बाय 49। बच्चों डिवाइड करके क्या आ रहा है, ये है हमारा 35 और ये है 7, तो हाँ इसको बच्चों कैंसिल आउट करोगे ना 25 आ जाएगा। तो अगर x स्क्वायर की वैल्यू 25 आ गई तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 5, लेकिन हम माइनस कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो प्लस 5 आ गया। अब फाइनली उसने हमसे a पूछा था बच्चों, a कितना था 3x, तो 3 इंटू 5 यानी 15 न्यूटन, और b हमने किसको लिया था 5x यानी 5 इंटू 5 यानी 25 न्यूटन। चेक कर लो आंसर सही है गलत है, सही है। चले आगे, इसका स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में लिख लेना। चले आगे, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बोलिए, टू फोर्सेस इक्वल टू P and 2P Newton acts on a particle acts on a particle if the first be doubled if the first be doubled and second be increased and second be increased by 20 Newton, by 20 Newton, the direction of the resultant
then the direction of the resultant is unaltered. is unaltered. Find the value of Find the value of p. बस इतना ही है बच्चों। क्वेश्चन समझ में आया या नहीं पहले ये बता दो। केस 1, उसने ये बोला दो फोर्स हैं, एक का नाम है P, एक का नाम है 2P न्यूटन। न्यूटन में तो फोर्स ही होगा। एक्ट ऑन अ पार्टिकल, किसी पार्टिकल पे वो एक्ट कर रहे हैं। इफ द फर्स्ट बी डबल, अगर देखो अगर किसी पार्टिकल पे एक्ट कर रहे हैं तो कुछ रिजल्टेंट होगा, उसकी कोई डायरेक्शन होगी। फिर उसने ये बोला कि अगर मान लो पहला वाला यानी P वाले को डबल कर दिया जाए एंड सेकंड मतलब 2P वाले को इंक्रीज कर दिया जाए बाय 20 बढ़ा दिया जाए, तो डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, डायरेक्शन रिमेन्स अनऑल्टर्ड। तो P की वैल्यू बतानी है आपको, समझ गए? तो बच्चों केस 1 में A वेक्टर कौन है, B वेक्टर कौन है, तो क्या चेंज नहीं हो रहा है? डायरेक्शन यानी फाई, यानी ये tan फाई। tan फाई देखो अगर tan इधर जाएगा ना तब tan इनवर्स बनेगा, अगर tan इधर ही रहेगा तो tan फाई हो जाएगा। tan फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई? सही है गलत है? तो tan फाई इज इक्वल टू क्या हो गया? B की जगह पुट करोगे 2P sin थीटा अपॉन A की जगह पुट करोगे P प्लस 2P cos थीटा। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई जो मैंने लिखी है? मैंने यहाँ पे कुछ नहीं करा, बस A और B की वैल्यू पुट करी है, दैट्स इट। इसके आगे अभी हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास कोई वैल्यू ही नहीं है। बच्चों इसके बाद आ जाओ केस 2 पे। केस 2 क्यों बना रहे हैं? ताकि कंफ्यूजन ना हो। बच्चों अब A वेक्टर कितना हो गया है? फर्स्ट B डबल, तो P की जगह कितना हो गया? और B वेक्टर कितना हो गया? बच्चों सेकंड B इंक्रीज बाय 20, तो 2P था वो पहले और अब वो 20 ऐड हो गया उसमें। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? तो क्या चेंज नहीं हो रहा है? डायरेक्शन। तो अगर डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है तो जरा चेक करो tan फाई का फॉर्मूला लगाओगे या नहीं? यही फॉर्मूला है, तो B की जगह क्या पुट करोगे? 2P प्लस 20 इंटू साइन थीटा और अपॉन में क्या आ जाएगा? A प्लस B cos थीटा। A की जगह 2P प्लस B cos थीटा, B की जगह ये पूरा पुट करो 2P प्लस 20 देन इंटू में cos थीटा। कोई दिक्कत? ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब बताओ फर्स्ट में सेकंड को ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, क्या करोगे? ये भी tan फाई है, ये भी tan फाई है, तो इक्वेट ही करोगे ना, इक्वल है तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को इक्वल पुट कर दो। अच्छा वैसे डिवाइड करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि tan फाई से tan फाई कट के बना जाएगा, इधर वाले पार्ट का रेशियो आ जाएगा। पर इक्वेट करना ज्यादा बढ़िया है क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है। तो 2P sin थीटा अपॉन P प्लस 2P cos थीटा और इज इक्वल टू में आ गया हमारे पास 2P sin थीटा प्लस 20 sin थीटा अपॉन 2P। अब देखो cos थीटा का मल्टीप्लाई दोनों से होगा तो 2P cos थीटा प्लस 20 cos थीटा प्लस 20 cos थीटा। अब बताओ इसके आगे क्या कर सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका इससे कर दो, इसका इससे कर दो, तो 2P का देखो इसका मल्टीप्लाई इन तीनों टर्म से होगा। बताओ क्या हो जाएगा? 2P 4P स्क्वायर साइन थीटा। अब इसका इससे करने जा रहे हो प्लस 2P 4P स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। फिर इसका इससे करोगे, ये 20 है तो प्लस
40 p sin theta cos theta sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू, अब बच्चों इसका मल्टीप्लाई इन दोनों से करोगे, ये वाला जो यहाँ पे दो टर्म है इसका मल्टीप्लाई इन दोनों से करोगे, तो मैं नेक्स्ट नीचे ही लाइन से लिख दे रहा हूँ बट वो इसी के कंटिन्यूएशन में, समझ पा रहे हो ना। तो पहले p का मल्टीप्लाई कर लो दोनों से, p का 2p से करोगे कितना हो जाएगा 2p स्क्वायर sin थीटा, फिर p का ऐसे कर दो, सॉरी 20p sin थीटा, अब इसका करो इससे कितना हो गया 4p स्क्वायर sin थीटा cos थीटा, और इसका इससे भी कर दो प्लस 22 40p sin थीटा cos थीटा, और बीच में ही इक्वल टू का साइन है, समझ गए। चेक करना जरा ये वाला पूरा ऐसे कट गया है या नहीं, या LHS से RHS में ले जाके माइनस बना के काटूं, और कौन कट रहा है 4p स्क्वायर sin थीटा cos थीटा, ये भी गया। अब आपके पास क्या बचा इधर 4p स्क्वायर sin थीटा, ये दोनों कट गए, इक्वल टू इधर क्या बचा 2p स्क्वायर sin थीटा प्लस 20p, अब चेक करो ये इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो 4p स्क्वायर में से 2p स्क्वायर sin थीटा माइनस करोगे तो क्या बचेगा 2p स्क्वायर sin थीटा इज इक्वल टू 20p sin थीटा से sin थीटा भी, एक p से इसका एक p भी कट गया, क्या बचा 2p इज इक्वल टू p की वैल्यू कितनी आ गई 10, क्या फाइंड करना था फाइंड द वैल्यू ऑफ p, चेक करो p की वैल्यू क्या आ रही है 10 आ रही है, 10 आ रही है ना, तो बस हो गया, समझ में आ गया, कर लोगे इस टाइप का क्वेश्चन।